So, in the last two videos, we discussed about cylindrical coordinate system. हम लोगों ने ये देखा कि cylindrical coordinate system का introduction क्या है, point transformation क्या होती है, vector transformation क्या होती है. उसके बाद हम लोगों ने उसकी जो एग्जांपल्स हैं कुछ उनको देखा, उसको अप्लाई करके देखा कि जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं, उसके ऊपर जब हम एनालिसिस करते हैं तो उसको हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं. अब हम मूव करेंगे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की तरफ. दिस इज़ आवर नेक्स्ट स्टेप इन दिस ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम सीरीज़. तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को अगर आपको याद हो कि हम जब सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ रहे थे तो हम उसको कंपेयर करके चल रहे थे विद कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम तो हम उसको कंपेयर करके चलेंगे विद सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम बिकॉज हमें ट्रांसफॉर्मेशन सीखनी है. हमें ये देखना है कि हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पहले तो समझने के बाद कि ये होता क्या है, फिर हम ये देखेंगे कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को सिलेंड्रिकल में कैसे चेंज करेंगे और सिलेंड्रिकल को रेक्टेंगुलर में कैसे करते हैं वो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं. इसी तरह अगर सिलेंड्रिकल हमारे पास अवेलेबल है तो हम उसको स्फेरिकल में किस तरह से चेंज करेंगे. ठीक हो गया. तो फॉर दैट पर्पज़ हम उसको भी उस ट्रांसफॉर्मेशंस को भी देखेंगे और उस फॉर दिस पर्पज़ हम क्या करेंगे, हम इसको इन कंपैरिजन विद सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ेंगे. तो दिस माइट गेट अ लिटिल बिट कंफ्यूजिंग. सो आई वांट यू टू पे ऑल ऑफ योर अटेंशन इनटू दिस वीडियो ताकि आप लोग इस चीज़ को समझ सकें. और वंस यू आर क्लियर्ड ऑन दिस सब्जेक्ट तो हम फिर आगे जब चीज़ें करेंगे तो उसमें जो है वो बहुत ज़्यादा आसानी होगी. तो मूविंग टुवर्ड्स स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, लास्ट टाइम हमने देखा कि हम जब सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर आए थे रेक्टेंगुलर से तो हमने जो पैरामीटर्स थे वो हमारे चेंज हो गए थे. एक्स वाई जी से हमने जर्नी तय किया आर फाई और जी तक. नाउ वी विल फर्दर इन्हांस आवर जर्नी या वी विल मूव आवर जर्नी मोर फर्दर टुवर्ड्स कैपिटल आर थीटा एंड फाई. इस केस के अंदर हमारे पास ये होगा कि हमारे पास जो पैरामीटर्स हैं वो कैपिटल आर होगा, जो रेजिस्टेंस डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू दैट पॉइंट ऑन द सरफेस जहाँ पे भी आपका स्फेयर जा रहा है. ठीक है, जो रेडियस होता है बेसिकली जिसको हम बोलते हैं. सेकेंडली हमारे पास एक और एंगल होगा जिसको हम बोलेंगे फाई, जो एजमथ एंगल है. वंस अगेन दिस इज द सेम एंगल दैट वाज मेंशन्ड इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम. तो द थिंग विच इज़ कॉमन इन दीज टू वीडियोज़ इज़ दैट उसके अंदर आपके पास जी जो था वो कॉमन था रेक्टेंगुलर और सिलेंड्रिकल के अंदर, वाइल इन दिस आपके पास फाई कॉमन होगा इन स्फेरिकल एंड सिलेंड्रिकल. So phi is azimuth angle measured from the positive x-axis that we studied in the last two videos, and theta will be the zenith angle. This is an addition. This is another angle जो add हुआ है हमारा इस coordinate system के अंदर. ठीक हुआ. ऐड क्यों हुआ, हमें दूसरे एंगल की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जब हम सिलेंडर की बात कर रहे थे तो हमारे पास एक कर्वेचर था. अब हम स्फेयर की बात कर रहे हैं तो हमारे पास दो कर्वेचर्स हैं. वो किस तरह से हैं, हम अभी एक एनिमेशन की तरफ चलते हैं तो उधर हम उसको देखते हैं. Why do we need cylindrical coordinate system? Because we need to analyze different types of things with different types of geometries, and there are a lot of things, a lot of shapes which resembles to the sphere, like GPS systems जो आपके हैं, astrophysics जो आपकी है, ये सारी की सारी जो है वो आपकी ज़्यादातर स्फेयर से जो है वो डील कर रही होती है. तो हम उसकी तरफ मूव इसलिए कर रहे हैं. यहाँ सिलेंड्रिकल लिखा हुआ, दिस इज अ मिस्टेक. यहाँ पे सिलेंड्रिकल नहीं है, यहाँ पे स्फेरिकल है. तो यूज़ हमारा क्या है कि हमने ऐसे स्ट्रक्चर्स के ऊपर एनालिसिस परफॉर्म करना है जो स्फेरिकल इन नेचर है, स्फेरिकल इन सिमेट्री है. ठीक हो गया. तो इस वक्त जो है वो नेक्स्ट हम मूव करते हैं, ये देखते हैं कि यूनिट वेक्टर्स जो हैं वो क्या होते हैं, या अगर हम पॉइंट रिप्रेजेंटेशन करना चाहेंगे वो किस तरह से करेंगे. तो जब हमने बात की स्फेयर की तो मैंने आपको कहा कि इसका सिलेंडर से डिफरेंस क्या है कि सिलेंडर में हमारे पास सिर्फ एक कर्वेचर होता था, ये वाला जो यूं घूमता था. ठीक है, ये इस तरह से घूमता था तो हमारे पास एक सिलेंडर जो है वो बन जाता था. उसके बाद उसके अलावा हमारे पास दो लेंथ थी, एक लेंथ ये थी, एक लेंथ जो थी हमारी रेडियल थी. लेकिन इस केस में अगर आप देखेंगे तो आप स्फेयर कब बना सकते हैं, जब आपके पास दो कर्वेचर्स होंगे. एक ये वाला, दूसरा ये वाला. ठीक है, तो एक एंगल ये है जो ये वाला है, दूसरा एंगल ये है जो ये वाला है. ये वही एंगल है जो हमने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में पढ़ा, हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर होगा. और ये जो ऊपर से आने वाला एंगल है, जो ये वाला एंगल है, ये एंगल हम हमेशा जी एक्सिस से मेजर करेंगे. ठीक है,
इस एंगल को हम नाम दे देंगे थीटा का, इस एंगल को हम नाम दे देंगे, सॉरी इसको फाई का, और इसको नाम दे देंगे थीटा का। इसको एज़िमुथ एंगल बोलते हैं और इसको जेनिथ एंगल बोलते हैं। ठीक हो गया। तो हमारे पास यूनिट वेक्टर्स अगर हम देखेंगे तो हम इस तरह से देख सकते हैं कि हमने कहा था कि एट एनी पॉइंट जब भी हम देखते हैं कि यूनिट वेक्टर क्या है, तो कर्वेचर के ऊपर जो भी किसी भी पॉइंट पे देखेंगे तो एट दैट पॉइंट जो भी आपके पास टेंजेंट होगा उसका, वो उसका यूनिट वेक्टर होगा। सिमिलरली यहाँ पे एक फाई था जो इस टाइप पे इस साइड पे कर्वेचर है, उसका जो एट एनी पॉइंट यूनिट वेक्टर होगा वो उसका टेंजेंट होगा जो ए फाई से ज़ाहिर होगा। और जो थर्ड पैरामीटर है आपके पास जो आर है, ये पैरामीटर डिफरेंट है छोटे आर से। छोटा आर सिलेंड्रिकल के अंदर हमने पढ़ा था, ठीक है, और ये वाला जो आर है ये हम स्फेरिकल के अंदर पढ़ रहे हैं। ये डिफरेंट है। ये डिफरेंट इस वजह से है क्योंकि ये आर जो वो आर जो था वो सिर्फ ऐसे मूव कर सकता था कर्वेचर उसका, और ये वाला जो आर है ये ऐसे भी मूव कर सकता है और ऐसे भी मूव कर सकता है। तो बेसिकली ये जो आर है हमारे पास, ये कैपिटल आर से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ये रेडियस ऑफ स्फेयर है यहाँ पे। तो ये वाली जो हमें नज़र आ रही है लाइन, ये हमें आर बता रही है। अब ये जो आर है ये भी हमेशा पॉइंटिंग आउटवर्ड्स टू फ्रॉम द सरफेस ऑफ द स्फेयर होगा। तो ये आप अगर यहाँ से देख रहे होगे तो यहाँ पे, अगर आप यहाँ से देख रहे होगे इस जगह से, तो इधर को बाहर की तरफ आ रहा होगा। अगर आप इधर से देख रहे होगे तो इधर से बाहर की तरफ आ रहा होगा। तो ये आर जो है ये वो वाला आर है। हम एक एनिमेशन की तरफ जाते हैं ताकि आपको यूनिट वेक्टर्स जो हैं वो ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आ सकें। तो इस एनिमेशन में अगर आप देखो तो ये आपको एक स्फेयर नज़र आ रहा है, ठीक है। इस स्फेयर के अंदर अगर हम देखें तो इसको हम ऊपर से थोड़ा सा टेढ़ा करके देखते हैं, तो यहाँ से अगर आप देखो तो आपको नज़र आ रहा है कि ये जो आर है, ये जो आर जा रहा है यहाँ पे, जो स्मॉल आर यहाँ पे लिखा हुआ है, ये बेसिकली स्मॉल नहीं है, ये कैपिटल आर है। ये वो आर है जिसकी रेडियस की हम स्फेयर की हम बात कर रहे थे, ठीक है। और ये थीटा वो एंगल है जो ये जी एक्सिस के साथ बना रहा है। अब इस आर की एक प्रोजेक्शन एक्स वाई प्लेन के अंदर नीचे पड़ी हुई है ये, ठीक है। ये जो प्रोजेक्शन है, ये जो एंगल एक्स एक्सिस से बना रही है, इस एंगल को हम बोलते हैं कि ये एंगल फाई है। ये डिफरेंस आपने लाजमी देख लेना है कि ये जो डिफरेंस है, ये जो आर था हमारा, इस आर का एक प्रोजेक्शन ये नीचे है जो एक्स वाई एक्सिस के ऊपर है। ये वो प्रोजेक्शन है जो हमें सिलेंडर के में आमतौर पे देखने को मिलता था। ये जो आर होगा, इसका जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल होगा, इसको हम बोलेंगे कि ये हमारे पास एंगल फाई है। ये वाला जो आर है, जो इसका एंगल होगा, जो कैपिटल आर है एक्चुअली, जो पैरामीटर है हमारा स्फेरिकल के अंदर, इसका जो एंगल होगा जी के साथ, इसको हम बोलेंगे कि ये एंगल थीटा है। और ये हमारे पास तीसरा पैरामीटर है जो कैपिटल आर का पैरामीटर है। इसी तरह यूनिट वेक्टर देखेंगे तो हमने कहा था कि ये ऑलवेज, इट विल ऑलवेज बी पॉइंटिंग आउट। तो ये जो यहाँ यू आर से मेंशन किया हुआ है, ये बेसिकली इसका यूनिट वेक्टर है कि ये यहाँ से यूँ जा रहा है और ये इस सरफेस से बाहर की तरफ है। सिमिलरली जब हम थीटा की बात करेंगे तो हमने कहा था कि ये हमेशा टेंजेंट होगा। तो आप ये देखो इस पॉइंट से ये टेंजेंट, ये यू थीटा निकल रहा है। और जब हम बात करेंगे यू फाई की या फाई हैट की, फाई वाले यूनिट वेक्टर की, तो ये आप देखो तो ये इस पॉइंट से टेंजेंट है। अगर आप ऊपर से देखो तो ये आपका वो पॉइंट है और इस पॉइंट से ये टेंजेंट है बाहर की तरफ। ये आपके पास 5 हुआ है। तो आई होप कि इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि जो हमारे यूनिट वेक्टर्स हैं वो किस तरह से हैं और जो हमारे पैरामीटर्स हैं वो हमारे किस तरह से हैं। ठीक हो गया। अब हम वापस चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। इसके अंदर अगर आप देखें तो आपको ये चीज़ें सारी क्लियर हो गई होंगी। अब आ जाते हैं पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। अगर हमने किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना हो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर तो कैसे करेंगे? तो ये वही जैसे हमने पहले कार्टेशियन में लिखा, फिर हमने ये स्फेरिकल में लिखा और ये सिलेंड्रिकल में। तो स्फेरिकल के अंदर हमारे पास जो पॉइंट होगा वो आर, थीटा और फाई के अंदर मेंशन होगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये एक पॉइंट है। इस पॉइंट के अगर आप देखो तो जो ये वाला ओरिजिन से लेके इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है, जो वेक्टर है, इसको हम बोलेंगे ये हमारा आर है। ये हमारा वो वाला पैरामीटर है, बड़ा आर, ये वाला कैपिटल आर। सेकंड, जो ये एंगल बना रहा है जी एक्सिस के साथ, वो थीटा है, थीटा आ गया। थर्ड, हमने ये देखना है कि इसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या है। वो देखने के लिए हमें पहले देखना पड़ेगा कि इसकी प्रोजेक्शन जो है वो एक्स वाई प्लेन में क्या है। इसकी प्रोजेक्शन एक्स वाई प्लेन में ये है। अगर आप यहाँ पे एक लैंप रखो तो जो प्रोजेक्शन यहाँ पे पड़ेगी वो ये होगी, ठीक है। ये जो प्रोजेक्शन है बेसिकली ये
वो छोटा आर है जो हमने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखा था, और ये जो एंगल बना रहा है ये हमारे पास फाई है। ठीक हो गया। अब पॉइंट रिप्रेजेंटेशन है हमारी कि ये पॉइंट हमने रिप्रेजेंट कर लिया इस जगह के ऊपर। इसके अंदर हमने तीनों चीज़ों को इन्वॉल्व करके देखा। अब हम पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे। रिप्रेजेंटेशन से पहले हम ये देख लें कि हमारे पास लिमिट्स क्या होंगी। तो लिमिट्स जो कैपिटल आर है वो क्योंकि हमारे पास रेडियस है तो इसकी लिमिट जो है वो 0 से शुरू होगी और इन्फिनिटी तक कहीं भी जा सकती है। दूसरा एंगल हमारे पास ये वाला है, ठीक है, फाई। तो जो फाई है उसकी लिमिट हमारे पास क्या है, 0 से स्टार्ट होगी और ये पूरा 2 पाई तक जा सकती है। सिमिलरली थीटा अगर हम देखें तो थीटा भी 0 से स्टार्ट होगा और ये पूरा जा सकता है। तो 0 से स्टार्ट होगा और पूरा जा सकता है। ये हमारे पास जो है वो लिमिट्स हैं इसकी पॉइंट की। अब आ जाते हैं कि पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन के। अगर एक पॉइंट हमारे पास जो है वो सिलेंड्रिकल या स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर है तो हमने उसको सिलेंड्रिकल में कैसे लेके जाना है और हमने उसको रेक्टेंगुलर में कैसे लेके जाना है, या अगर हमें एक पॉइंट रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिया हुआ है तो हमने उसको स्फेरिकल तक कैसे लेके जाना है। ठीक हो गया। उसके लिए उसने क्या किया है कि सबसे पहले इसका प्रोजेक्शन देखा एक्स वाई प्लेन में क्या है, उसको उसने कह दिया ये स्मॉल आर है ऑब्वियसली। ठीक हो गया। ये जो स्मॉल आर है फिर उसको उसने देखा कि इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो एक्स वाई प्लेन के अंदर एक्स वाई की डायरेक्शन में क्या है। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो आप ये बोल सकते हो कि ये जो आर है इसका ये एंगल बन रहा है, इसके अपोजिट ये है, तो वाई जो आपका है बेसिकली वो आपका आर का साइन कंपोनेंट है जो यहाँ पे मेंशन्ड है। इसी तरह से ये वाला जो कंपोनेंट है वो एक्स है और वो आपके पास छोटे आर का कॉज कंपोनेंट है। ये चीज़ यहाँ पे निकल आई। अब हमने एक्स और वाई को इन टर्म्स ऑफ सिलेंड्रिकल तो मेंशन कर दिया, ये हम पहले निकाल चुके हैं, हमने सिर्फ इसको रिवाइज किया। एक्स और वाई को रेक्टेंगुलर को इन द फॉर्म ऑफ सिलेंड्रिकल। अब हम चाहते ये हैं कि हम इस सिलेंड्रिकल को यानी इस आर को हम इन द फॉर्म ऑफ स्फेरिकल लिखें। तो ये जो आर है इसको अगर हम इन द फॉर्म ऑफ स्फेरिकल लिखना चाहें, इन द फॉर्म ऑफ स्फेरिकल क्या होगा कि हम कैपिटल आर के फंक्शन के तौर पे लिखना चाहें, तो ये आर जो है वो कौन सा कंपोनेंट है, ये थीटा है, ये ट्रायंगल बनती है हमारी, ये थीटा है, थीटा के अपोजिट बनता है साइन। तो आर का जो साइन कंपोनेंट है वो ये है, वो ही नीचे है। तो ये हम बोल सकते हैं कि जो स्मॉल आर है वो कैपिटल आर साइन थीटा है। इसी तरह जो ये वाला कंपोनेंट है जो हमारा जी कंपोनेंट है बेसिकली वो हमारा क्या है, आर कॉस थीटा है। अब हमारे पास स्मॉल आर निकल आया इन टर्म्स ऑफ कैपिटल आर। इसकी वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर दें तो हमें x मिल जाएगा या y मिल जाएगा। यहाँ x में पुट कर दें स्मॉल आर की वैल्यू, स्मॉल आर की वैल्यू है जी कैपिटल आर साइन थीटा। कैपिटल आर साइन थीटा वैल्यू पुट कर दी हमने और बाकी था यहाँ पे कॉस फाई। तो ये हमें मिल गया x इन टर्म्स ऑफ स्फेरिकल कंपोनेंट्स। स्फेरिकल के पैरामीटर्स में r होता है, थीटा होता है, फाई होता है। अब अगर हमें ये तीनों चीज़ें पता हो तो हम x निकाल सकते हैं। सिमिलरली y में था r साइन थीटा, तो r को, छोटे r को हम जब कैपिटल R के फॉर्म में मेंशन करेंगे तो वो हमारे पास आएगा r साइन थीटा और दूसरा इसके साथ क्या था, साइन फाई। ये आ गया। थर्ड चीज़ जो हमारी थी वो z थी। z जो है वो हमारा यहाँ पे है, कॉज कंपोनेंट है कैपिटल आर का, तो कैपिटल आर का कॉज कंपोनेंट इधर आ गया। तो अब अगर हमारे पास आर थीटा और फाई की वैल्यू हो तो वी कैन कन्वर्ट इट इनटू एक्स वाई एंड जी। ये हमने यहाँ पे निकाल लिया। ठीक हो गया। फिर अगर अब हमें ये हो कि हमारे पास एक्स वाई जी अवेलेबल है और हम कैपिटल आर निकालना चाहते हैं तो फिर हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर, इन तीनों का जब हम सम करेंगे तो वो ऑब्वियसली हमें कैपिटल आर दे देगा ये वाला। और अगर हम थीटा निकालना चाहते हैं तो वो कैसे निकलेगा, तो ये थीटा है, ठीक है, कॉज इनवर्स जी ओवर आर, जी आपके पास ये है और स्मॉल आर आपके पास ये है। ठीक है, अगर आपके पास आर है, अगर आपके पास जी है, सिलेंड्रिकल कंपोनेंट्स आपके पास अवेलेबल हैं और आप उसे स्फेरिकल में जाना चाहते हैं तो आपको थीटा चाहिए होगा। थीटा के लिए
आपके पास आर और जी अवेलेबल हैं, आप उसको वैल्यू यहाँ पुट करोगे, कॉज इनवर्स लोगे तो ये सिंपल वही बेस ओवर हाइपोटेन्यूज से हम यहाँ पे पहुँच गए। सिमिलरली अगर हम फाई निकालना चाहते हैं तो फाई के लिए tan इनवर्स y ओवर x है, तो हमें y की वैल्यू पता है, x की वैल्यू पता है, तो हम उससे फाई भी निकाल सकते हैं। अब ये सारी चीज़ करने का मकसद क्या है? ये सारी चीज़ करने का मकसद ये है कि अगर हमें एक पॉइंट हमारे पास था और उस पॉइंट का हमारे पास x y और z में वो मेंशन था, हमने उसको कन्वर्ट कर लिया पहले सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हम पहले पढ़ चुके थे, वो किस तरह से था कि हमने x को r cos फाई और y को r sin फाई कहा था और z को हमने बराबर है z के कहा था। हम निकल आए, हमने उनको ट्रांसफॉर्म कर लिया इस जगह के अंदर, या फिर सॉरी एक्स वाई जी से अगर हम जा रहे हैं क्या उसका नाम है आर में और फाइव में और थीटा में, तो वो था आर इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। और सिमिलरली जो हमारे पास फाइव था वो हमारे पास था टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स और जी हमारे पास बराबर था जी के। तो वंस यू पुट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई हेयर हमें मिल जाएगा आर फाई और जी, और वंस यू पुट द वैल्यू ऑफ आर फाई एंड जी हेयर तो हमें मिल जाएगा आर थीटा और फाई। तो हमने सक्सेसफुली एक्स वाई जी से आर थीटा फाई तक का सफ़र तय कर लिया। और अगर हमारे पास आर थीटा और फाई अवेलेबल है और हम एक्स वाई जी का सफ़र तय करना चाहते हैं तो वो डायरेक्टली हम इन इक्वेशन से आर थीटा और फाई की वैल्यू पुट करते हुए हम डायरेक्टली एक्स वाई जी जो है वो निकाल सकते हैं। तो ये हमारी पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन हो गई, रिवर्स भी हो गई और फॉरवर्ड भी हो गई। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन की तरफ। अब वेक्टर रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल वैसे ही यूनिट वेक्टर्स बस स्फेरिकल के आएंगे और मैग्नीट्यूड। फिर आ जाता है जी डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। तो वंस अगेन यूनिट वेक्टर्स ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, यूनिट वेक्टर्स एक दूसरे के एट एनी टाइम परपेंडिकुलर हैं, तो डॉट प्रोडक्ट्स ऑफ सेम विल बी वन, डॉट प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर्स विल बी ज़ीरो, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ सेम विल बी ज़ीरो, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ साइक्लिक ऑर्डर वो आर क्रॉस थीटा करेंगे तो फाई, थीटा क्रॉस फाई करेंगे तो आर, फाई क्रॉस आर करेंगे तो थीटा। तो आर थीटा फाई ये साइक्लिक ऑर्डर है। ठीक है, तो आर क्रॉस थीटा फाई के बराबर, थीटा क्रॉस फाई आर के बराबर, और इसी तरह आर क्रॉस थीटा जो है वो फाई क्रॉस आर जो है आपका वो थीटा के बराबर। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट निकल आई। अब वी विल मूव ऑन टुवर्ड्स मोर कॉम्प्लिकेटेड पार्ट ऑफ दिस वीडियो। इसके अंदर हमारे पास ऑफ दिस लेक्चर वो हमारे पास क्या है कि पहला बिल्कुल वैसे ही अगर हमने कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन जो है वो अप्लाई करना है अपने वेक्टर्स के ऊपर और वो दोनों जो हैं वो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हैं, तो देन इट इज़ वेरी सिंपल। हम वैसे ही ऐड अप कर लेंगे जैसे पहले पढ़ा, माइनस भी कर लेंगे, डॉट प्रोडक्ट भी ले लेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट भी ले लेंगे, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर इन द सेम कोऑर्डिनेट सिस्टम। So it is not difficult for us to do these type of arithmetic operations in all two vectors that are given. फिर मूव करेंगे सेकंड कंडीशन की तरफ। सेकंड कंडीशन ये है कि दोनों वेक्टर्स जो हैं वो उनके जो कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हैं वो डिफरेंट हैं। अगर दोनों वेक्टर्स जो हैं उनके कोऑर्डिनेट सिस्टम्स डिफरेंट हैं तो किस तरह से डिफरेंट है? पहली तो बात ये, अगर तो द फर्स्ट वन इज़ रेक्टेंगुलर एंड द सेकंड वन इज़ स्फेरिकल। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? हमारे पास ऑप्शन ये है कि या तो हम स्फेरिकल वाले को लेके जाएं पहले सिलेंड्रिकल में, ठीक है, और सिलेंड्रिकल वाले को फिर लेके जाएं रेक्टेंगुलर में, लाइक व्हाट वी स्टडीड इन आवर लास्ट टू लेक्चर्स। दूसरी ऑप्शन क्या है कि रेक्टेंगुलर वाले को पहले लेके जाएं सिलेंड्रिकल में, ठीक है, और उसको फिर हम आगे लेके जाएं स्फेरिकल में। तो ये दो सिचुएशंस हैं हमारे पास, दो सिनेरियोज हैं, इन दोनों को हम पढ़ेंगे। पहले तो ये देखेंगे कि अगर हमें स्फेरिकल से सिलेंड्रिकल में आना हो तो कैसे आएंगे, और ये वाला रास्ता हम पहले देख चुके हैं कि हमने कैसे तय करना है। तो ये हमारे लिए अननोन है इस केस में कि स्फेरिकल से सिलेंड्रिकल में कैसे आना है। ये हम लास्ट जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा था तो उसमें ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ी थी।
सिमिलरली अगर जब हम ये वाला केस देखेंगे तो रेक्टेंगुलर से सिलेंड्रिकल में कैसे जाना है ये हमारे लिए नोन है, लेकिन सिलेंड्रिकल से स्फेरिकल में कैसे जाना है ये हम पढ़ेंगे अभी। ठीक हो गया? तो एक हमने ये पढ़ना है कि स्फेरिकल से सिलेंड्रिकल में कैसे जाना है, दूसरा हमने ये पढ़ना है कि सिलेंड्रिकल से वापस स्फेरिकल में कैसे जाना है। तो सबसे पहला केस जिसमें हम स्फेरिकल से रेक्टेंगुलर में जा रहे हैं, जिसके अंदर पहले स्फेरिकल से सिलेंड्रिकल में जाएंगे, फिर सिलेंड्रिकल से रेक्टेंगुलर में जाएंगे, या फिर स्फेरिकल से डायरेक्ट रेक्टेंगुलर में जाएंगे, तब भी हमें वो जो दरमियान वाला डिस्टेंस है सिलेंड्रिकल वाला वो तय तो करना पड़ेगा। ठीक है, वो कैसे तय करेंगे वो हम यहाँ देखते हैं। इसमें हम डायरेक्ट अप्रोच देख रहे हैं क्या कि ए वेक्टर हमें दिया हुआ है जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर है। ठीक है, आर थीटा और फाई के अंदर हम उसको रेक्टेंगुलर में लेके जाना चाह रहे हैं। तो डायरेक्टली हमने क्या किया कि ए को हमने डॉट एक्स हैट कर लिया ताकि हमें ए एक्स मिल सके, ए को हमने डॉट वाई हैट कर लिया ताकि हमें ए वाई मिल सके, ए को हमने डॉट जी हैट कर लिया ताकि हमें ए जी मिल सके। उसके अंदर फिर हमने वैल्यूज़ पुट कर ली। अब हमने ए एक्स ए वाई और ए जी डॉट किया और उसमें हमने वैल्यूज़ पुट कर ली और इसको हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लिया। ये तो यहाँ तक तो सेम है जैसे हमने पहले किया था। अब प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम कहाँ पे आ गई कि ए आर डॉट ए एक्स वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस। ठीक है, ए आर डॉट ए वाई वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस, ए आर डॉट ए जी वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट ए आर इन टर्म्स ऑफ ए स्मॉल आर ए फायर ए जी, यानी कि सिलेंड्रिकल। फिर सिलेंड्रिकल के लिए हमने फर्दर पढ़ा था कि ए आर को इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई और जी कैसे लिखना है। जब ये चीज़ें हम सारी बना लेंगे तो फिर हमें मिल जाएगा ए कैपिटल आर इन टर्म्स ऑफ डायरेक्टली एक्स वाई जी। ये हमारा गोल है। जब ये मिल जाएगा तो उसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, पुट करके हम आराम से अपनी इक्वेशन निकाल लेंगे। बट दिस इज गोइंग टू बी अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड एज कम्पेयर टू द लास्ट वन बिकॉज वी हैव टू स्टेप्स टू गो from here. First of all, we have to convert AR, the unit vector of spherical coordinates, to cylindrical ones, and then we have to convert the unit vectors of cylindrical to rectangular ones. This one we already know how to do this one, but this is the new thing that we need to understand in this video. So let's move on and let's try to represent AR in terms of cylindrical ones. अब हम आ जाते हैं, अगर हम अपने स्फेरिकल की यूनिट वेक्टर्स को इन द फॉर्म ऑफ सिलेंड्रिकल लेना चाह रहे हैं तो फिर ऑब्वियसली हम एक्सिस जो होगा वो सिलेंड्रिकल का लेंगे। जैसे अगर आपको याद हो तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जब हम यूनिट वेक्टर्स की ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे थे उस वक्त हमने देखा था कि हमने एक्स और वाई एक्सिस लिए थे और यूनिट वेक्टर्स ड्रॉ किए थे और फिर उन यूनिट वेक्टर्स को इन द फॉर्म ऑफ एक्स और वाई देखा था। ठीक है, इस केस में क्योंकि हम स्फेरिकल से सिलेंड्रिकल में जाना चाह रहे हैं तो वी हैव टू put the reference frame of cylindrical coordinate system here because we need to see that which component of these are in the direction of r and in the direction of z. Now why are we taking r and z and why aren't we taking the third axis that was phi? इसलिए क्योंकि सेम वो है कहानी है जो हमारी लास्ट टाइम थी कि हमने ये देखना है कि हमने इसको कन्वर्ट अपनी मैक्सिमम उसके ऊपर से किस तरह से करना है। मतलब ये हुआ कि अगर हम स्फेयर की बात करते थे तो स्फेयर जो है वो इस तरह से मैं 3 डायमेंशन में ड्रॉ तो नहीं कर सकता, लेकिन इसका जो आर था उसने कांस्टेंट ही रहना होता है, यहाँ पे हो यहाँ पे हो यहाँ पे हो यहाँ पे हो या यहाँ पे हो। तो अगर हम आर को यहाँ पे ड्रॉ कर लें तो हम फाई देख सकते हैं कि हमारा फाई यहाँ पे एक्स के मुकाबले में क्या बन रहा है। तो हमने ये किया कि हमने सिलेंड्रिकल के लिहाज से इसको ड्रॉ किया और हमने ऊपर से देखना शुरू करने की बजाय हमने फाई से देखना शुरू किया। जब हमने फाई से देखा तो हमें जी नज़र आया ताकि हमें थीटा नज़र आए और हमें आर नज़र आया। ठीक है, फाई हमारे लिए इन दोनों चीज़ों में कॉमन था तो हमने उसको यहाँ पे इग्नोर रखा। बिल्कुल वैसे ही जैसे जब हम सिलेंड्रिकल से रेक्टेंगुलर में जा रहे थे तो जी हमारे पास दोनों में कॉमन था। ए जी को हमें ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं थी, हमें ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत थी आर हैट को, हमें ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत थी फाई हैट को इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। जी दोनों के केस में सेम था। सिमिलरली यहाँ पे
फाई जो है वो सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल दोनों के केस में सेम है, उसको हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। देखने की ज़रूरत हमें ये है कि कैपिटल आर को हमने इन टर्म्स ऑफ स्मॉल आर और जी में क्या लिखना है, और थीटा को हमने इन टर्म्स ऑफ स्मॉल आर और जी में क्या लिखना है। फाई कांस्टेंट रहेगा, तो फाई तो कांस्टेंट है, दोनों बराबर है। अब आ जाते हैं हम ए आर की तरफ। सबसे पहले हमने ए आर ड्रॉ किया। यहाँ पे भी अब आपने याद रखना है कि जो पॉइंट जो एंगल ऑफ इंटरेस्ट है हमारा वो थीटा है। तो हमने जब भी इसको एज ए ट्रायंगल डील करना है, हमने ये देखना है कि हमारा एंगल थीटा जो है वो किस जगह के ऊपर बन रहा है। ये एंगल थीटा इस लाइन का एंगल था जी एक्सिस के साथ। यही लाइन एक्सटेंड करते हुए हम आगे लेके गए थे और यहाँ पे ही जी एक्सिस बनाया था, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो हमारे पास थीटा बन रहा है। ठीक है, तो ये जो थीटा है इसके अपोजिट साइन है, तो ये आ गया साइन थीटा इसका, और इन द डायरेक्शन ऑफ आर, वही डायरेक्शन है जो आर की है। सिमिलरली ये ए आर है, ये आपको पता है क्या है। सिमिलरली ये जो है वो कॉस थीटा है और दिस इज इन द डायरेक्शन ऑफ ए जी, तो वो यहाँ पे आ गया। ए आर को हमने ट्रांसफॉर्म कर लिया, लिख लिया इन द फॉर्म ऑफ जी एंड आर, मतलब हम स्फेरिकल वाले को इन द फॉर्म ऑफ सिलेंड्रिकल लिखने में कामयाब हो गए। दूसरा जो हमारा था वो हमारे पास था ए थीटा। ए थीटा जो होता है वो हमने कहा था यहाँ से टेंजेंट होता है, वो हमने ये ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, लेकिन एंगल ऑफ इंटरेस्ट वंस अगेन, कि एंगल ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास क्या है, ये हमारा एंगल है थीटा जो हमारा एंगल ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, तो जब हमने ये ट्रायंगल बनानी है तो हमारा हमने थीटा वो कंसिडर करना है, वो जगह वो एंगल वो कंसिडर करना है जहाँ पे हमारे पास एंगल जो है वो थीटा बन रहा हो। तो वो थीटा एंगल हमारे पास बनता है ये। क्यों बनता है ये? क्योंकि अगर आप देखो तो ये एक लाइन है और ये इसका एक परपेंडिकुलर है, तो ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल डिफरेंट होगा। इसका मतलब है कि जो एंगल थीटा होगा वो एंगल यहाँ बनेगा, यहाँ नहीं बन सकता। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास एंगल थीटा है। इसके अपोजिट जो होगी वो साइन होगा, लेकिन डायरेक्शन हमारी अपोजिट टू जी एक्सिस है, तो वो माइनस जी हैट आ गया। सिमिलरली ये हमारे पास कॉस कंपोनेंट है बट दिस इज इन द डायरेक्शन ऑफ आर, तो हमारे पास कॉस थीटा ए आर आ गया। तो अगर हम ए थीटा को मेंशन करना चाहेंगे तो हम कहेंगे कि ये ए थीटा जो है दिस इज कॉस थीटा ए आर माइनस साइन थीटा ए जी, और इसको मेंशन करना चाहेंगे कैपिटल आर को तो साइन थीटा ए आर और कॉस थीटा ए जी। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो हम स्फेरिकल से सिलेंड्रिकल का सफ़र तय कर चुके हैं। ठीक है, हमने आर हैट को इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल आर हैट और इन द फॉर्म ऑफ जी जो है वो मेंशन कर लिया है। सिमिलरली थीटा हैट को हमने इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल आर हैट और जी हैट हमने मेंशन कर लिया। द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू ट्रांसफॉर्म दीज इनटू रेक्टेंगुलर वंस, वो हम पहले कर चुके हैं, वो वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट करेंगे तो फिर हमें आर हैट डायरेक्टली इक्वेशन मिल जाएगी कि आर हैट जो है वो इन द फॉर्म ऑफ एक्स वाई क्या होगी। इसी तरह थीटा जो है वो इन द फॉर्म ऑफ एक्स वाई जी क्या होगा। इसी तरह से जो हमारा थर्ड है फाई, वो इन द फॉर्म ऑफ एक्स वाई जी हमारे पास क्या होगा। तो ये हमारा नेक्स्ट स्टेप है, हम सिलेंड्रिकल तक पहुंच गए हैं, अब हमने आगे जाना है। तो ए आर को जो हमने वैल्यू पीछे निकाली थी कि अगर हमने आर हैट को इन द फॉर्म ऑफ एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट या जी कंपोनेंट मेंशन करना है तो कैसे करना है, तो वो हम करते थे, सॉरी थीटा नहीं यहाँ पे फाई आता था, एक्स हैट कॉस फाई प्लस साइन फाई वाई हैट। इसी तरह से जी जो है वो तो सेम था, यहाँ इसने ए आर की जगह अब वो वैल्यू पुट कर दी है। तो अब हमारा यूनिट वेक्टर ए आर से हमने ए एक्स तक का सफ़र तय कर लिया या एक्स हैट तक का सफ़र तय कर लिया। तो ये आ गई हमारी ए आर इन टर्म्स ऑफ दिस, ये आ गई हमारे पास ए आर। थीटा यहाँ पे वैल्यूज पुट करते गए, ये आ गई। फिर आ गया ए फाई इज इक्वल्स टू ए फाई, और ए फाई इन टर्म्स ऑफ ए एक्स और ए वाई क्या होता था वो हम पहले निकाल चुके हैं, हमने यहाँ निकाल लिया। तो अब हमारे पास ए आर की इक्वेशन आ गई इन एक्स यूनिट वेक्टर, वाई यूनिट वेक्टर, जी यूनिट वेक्टर। सिमिलरली ए थीटा की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ एक्स यूनिट वेक्टर, वाई यूनिट वेक्टर, जी यूनिट वेक्टर। सिमिलरली फाई की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ एक्स यूनिट वेक्टर और वाई यूनिट वेक्टर। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज टू पुट
दीज वैल्यूज़ इनटू दैट मैट्रिक्स। ठीक है, तो इन वैल्यूज़ को हमने मैट्रिक्स के अंदर पुट करते जाना है और देखते जाना है। अब वो मैट्रिक्स हमारे पास ये थी। सबसे पहले है ए आर इंटू ए एक्स। ए एक्स, ये ए आर है पूरे का पूरा, ठीक है। ए आर इंटू ए एक्स, मतलब ये दोनों तो ज़ीरो हो जाएंगी। हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा और कॉस फाई। नेक्स्ट एंट्री थी ए आर इंटू ए वाई, ठीक है। ए आर इंटू ए वाई, तो ये एंट्री आएगी, यानी कि साइन थीटा साइन फाई। फिर एंट्री थी ए आर इंटू ए जी, यानी कि ए आर इंटू दिस वन इंटू ए जी, तो सिर्फ ये आएगी, यानी कि कॉस थीटा, बाकी ज़ीरो हो जाएगी। इसी तरह से ए थीटा इंटू ए एक्स, ए थीटा इंटू ए एक्स, इधर आएगा कॉस थीटा कॉस फाई। फिर आएगा ए थीटा इंटू ए वाई, यानी कि कॉस थीटा साइन फाई। फिर आएगा ए थीटा इंटू ए जी, यानी कि माइनस साइन थीटा। फिर आ जाएगा ए फाई इंटू ए एक्स, ए फाई इंटू ए एक्स, यानी कि माइनस साइन फाई। फिर आ जाएगा ए फाई इंटू ए वाई, यानी कि कॉस फाई। और फिर आ जाएगा ए फाई इंटू ए जी, जो कि यहाँ पे ज़ीरो आएगा क्योंकि जी का कंपोनेंट इसके अंदर नहीं है। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स बन गई जो इसने यहाँ पे मेंशन की, ठीक है। नाउ अगर हम ए एक्स देखना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ ए आर ए थीटा ए फाई, तो क्या है, ए एक्स इज इक्वल्स टू दिस साइन थीटा कॉस फाई ए आर प्लस कॉस थीटा कॉस फाई ए थीटा माइनस साइन फाई ए फाई। डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन एक्स वाई जी से आर थीटा और फाई की। सिमिलरली ए वाई की भी आप निकाल सकते हैं, ये रो ये कॉलम, और ए जी की भी आप निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो हमने सफ़र तय किया है, इसके अंदर कन्वर्ट किया है हमने अपने स्फेरिकल वेक्टर को, ऐसे वेक्टर को जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर दिया हुआ था, और हमने उसको चेंज कर लिया इनटू रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसके अंदर जो स्टेप था वो भी इंक्लूडेड था, जिसमें हमने पहले उसको सिलेंड्रिकल में लेके गए और फिर उससे हम उसको रेक्टेंगुलर के अंदर लेके आए। बट वंस वी हैव दीज इक्वेशंस, वंस यू मेमोराइज दिस मैट्रिक्स, तो दिस इज़ easy for you to convert any vector which is given in spherical coordinate system into its rectangular form। तो आपने सिर्फ ये मैट्रिक्स ड्रा करनी है, यहाँ से आपने वो इक्वेशन निकाल लेनी है, ए आर की वैल्यू, ए थीटा की वैल्यू, ए फाई की वैल्यू पुट कर देनी है, तो बस ए एक्स ए वाई और ए जी आपके पास अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। इसकी भी एक एग्जांपल जो है उसको हम थोड़ा सा देख लेंगे बाद में। आई होप ये क्लैरिटी आपको यहाँ पे हो गई हो। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो है वो इसकी रिवर्स ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे, और फिर हम ये देखेंगे कि जो भी इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं और जो हमारा एरिया वेक्टर्स इसके अंदर आएंगे और जो वॉल्यूम इसके अंदर आएगा, वो सारा कुछ हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। इफ़ देयर इज़ एनी कन्फ्यूजन, यू आर वेलकम टू आस्क एनी टाइप ऑफ क्यूरीज इन इंटरेक्टिव सेशन। थैंक यू सो मच।